हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान की सीरीज 12। इससे पहले जो है हम सीरीज 21 पे पहले चर्चा कर चुके हैं और हमारी सीरीज जो है वो स्पेशल सामान्य ज्ञान पे रहेगी, क्योंकि सामान्य विज्ञान की जो सीरीज है, सामान्य विज्ञान के जो मॉक क्वेश्चन जो है उसको माही मैम द्वारा करवाया जा रहा है। और प्रतिदिन एक दिन हमारी क्लासें जो है सामान्य ज्ञान की रहेगी, एक दिन हमारी क्लासें जो है सामान्य विज्ञान की रहेगी। अगर क्लासों से कोई भी शिकायत या कुछ भी आपका डाउट हो या क्वेश्चन में जो कोई डाउट हो तो आप हमारे स्क्रीन पे नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चले हैं उस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी समय। चलिए चलते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो है क्षेत्र भी पूछे जाते हैं और यह भी पूछा जाता है कितने क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत भी पूछी जाती है और हम भारत की अगर बात करें तो प्रथम व्यक्ति भी पूछा जाता है। तो देखिए 6 क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं। पहला जो क्षेत्र है वो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान पहला क्षेत्र जो कौन सा है वो रसायन विज्ञान। और दूसरा जो क्षेत्र है वो भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। और तीसरा जो क्षेत्र जो है वो चिकित्सा, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है। और चौथा जो क्षेत्र है वो साहित्य, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और पांचवा जो क्षेत्र है वो हमारा है शांति क्षेत्र, शांति क्षेत्र में दिया जाए। और अंतिम जो क्षेत्र है वो अर्थशास्त्र क्षेत्र, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि निम्न में से नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो उसमें ये क्षेत्र दिए होंगे। या पूछा जाएगा कि कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करें इसकी शुरुआत की। शुरुआत नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत जो है वो कब हुई? तो शुरुआत जो है नोबेल पुरस्कार की वो 1901 में हुई थी। कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और एक मुख्यतः बात ध्यान रखें, नोबेल पुरस्कार जो फाउंडेशन जो थी, फाउंडेशन जो थी नोबेल पुरस्कार की, उसकी जो स्थापना जो है वो 1900 में की गई थी। और नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है, जो स्थापित जो किया गया था, जारी जब किया गया था तो 1901 में किया गया था। अब बात करें भारत में प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति जो थे, पुरुष जो थे वो कौन थे प्रथम व्यक्ति, यानी तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर थे जिन्हें क्या है प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते ये भारतीय थे। और इनको कब दिया गया था? तो 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1913 में हुआ। अब हाल ही में जो 15 जनवरी को परीक्षा लगी उसमें पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1913 में से प्राप्त हुआ था। अगर बात करें किस क्षेत्र में, तो इन्हें साहित्य क्षेत्र में प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें महिला की, कि भारत की प्रथम महिला, तो पहली महिला जो थी वो कौन थी? मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा थी पहली महिला जिन्हें क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1989 में। कब दिया गया था? 1989 में ने दिया गया। अगर क्षेत्र की बात करें तो वो शांति क्षेत्र में दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? शांति क्षेत्र में दिया गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। देखिए भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है भिलाई स्टील प्लांट जो है वो स्थित है। और ये जो है वो रेलवे को समर्पित है। रेलवे का जो उत्पादन जो होता है सर्वाधिक वो भिलाई स्टील प्लांट में ही होता है। और ये भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भारत का जो क्या है सबसे बड़ा जो स्टील प्लांट है वो कौन सा है? भिलाई स्टील प्लांट है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना जो है वो इसकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई। दूसरी पंचवर्षीय
योजना में इसकी क्या है, शुरुआत की गई थी। और पंचवर्षीय योजना का समय की अगर बात करें तो यह भी ध्यान रखें, पंचवर्षीय योजना जो है उनका समय काल भी पूछा जाता है। तो इसका समय जो था वो 1956 से लेकर 1961 तक क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का क्या था, समय काल था। और भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना जो है वो इसी में की गई थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। और कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और ये रेलवे को समर्पित है। सर्वाधिक रेलवे उत्पादन जो होता है, तो रेलवे का जो उत्पादक जो होता है वो भिलाई स्टील प्लांट से ही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। देखिए राष्ट्रपति जो होता है, भारत का जो मुखिया जो होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत अपने अध्यादेश को क्या है, जारी करता है। तो वो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। किसके तहत, अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, राज्यपाल का भी पूछा जाता है। राज्यपाल जो है अपना अध्यादेश जारी कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो 213 अनुच्छेद के तहत। 213 अनुच्छेद के तहत क्या है, राज्यपाल अपने अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति जो है वो 123 अनुच्छेद के तहत क्या अपने अध्यादेश जारी करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ। देखिए कलिंग का जो युद्ध जो था उसका जो उल्लेख जो है, जो विवरण जो है, वो अशोक सम्राट जो थे, मौर्य सम्राट जो थे, उसके किस शिलालेख में मिलता है, तो वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से मिलता है, 13वें शिलालेख में क्या है, इसका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें कलिंग युद्ध की, कि कलिंग युद्ध कब हुआ, तो कलिंग युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में, कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, उड़ीसा राज्य में। स्थान भी पूछा गया है कि कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया, तो उड़ीसा राज्य में लड़ा गया। 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। और इसका उल्लेख जो है वो कौन से शिलालेख में अवशेष जो मिलता है, वो 13वें शिलालेख में इसका अवशेष मिलता है। अब देखिए मुख्य बात, क्वेश्चन पूछा जाता है अगला, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध जो था ये अशोक का अंतिम युद्ध था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध, तो वो कौन सा था, कलिंग युद्ध था, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अब पूछा जाता है दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो पूछा था कि अशोक जो थे, मौर्य सम्राट अशोक जो थे, उसने कौन सा धर्म अपनाया था। तो इन्होंने जो क्या है, कलिंग युद्ध के बाद क्या है, बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा, बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। और अशोक द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। तीसरा क्वेश्चन, एक इनकी पुत्र था महेंद्र। महेंद्र जो था इनका पुत्र था, और एक पुत्री थी संघमित्रा। संघमित्रा इनकी क्या थी, पुत्री थी। तो मुख्य क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए किसे भेजा, तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। किसको भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा, जो इनकी पुत्री थी, और महेंद्र इनका पुत्र था। चौथा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कहां भेजा, स्थान भी पूछा गया। अभी जो नवंबर में परीक्षा लगी थी उसमें, तो वो श्रीलंका भेजा गया था। कहां भेजा गया था, प्रचार प्रसार के लिए पुत्र और अपनी पुत्री को श्रीलंका भेजा गया था। और किस धर्म का प्रचार करने के लिए, तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था। देखिए पृथ्वी सम्मेलन जो है वो प्रथम कहां पर आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था रियो डी जेनेरिया में। रियो डी जेनेरो में प्रथम जो है वो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगर समय की बात करें तो वो था 1992। कब था, 1992, जो 3 जून से लेकर 14 जून के मध्य, 3 जून 1992 तक यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है चला था। और कहां आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया। देखिए स्वतंत्र भारत जो है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो पहला नदी बांध जो बनाया गया था वो कहां बनाया गया था, तो दामोदर घाटी पर बना। दामोदर नदी परियोजना जो है, नदी घाटी परियोजना जो है, उस पर यह बनाया गया था। कब बनाया गया, तो ये 1948 में बनाया गया था। देखिए बांध नहीं पूछा जाता, क्योंकि इस समय जो है निर्माण कार्य जो है वो 6 बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। यही पूछा जाता कि किस नदी पर बनाया गया था, तो दामोदर नदी पर बनाया गया था। और कहां बनाया गया था,
तो वो झारखंड राज्य में। कहां बनाया गया था? झारखंड राज्य में बनाया गया था। और दामोदर नदी घाटी परियोजना पर बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? देखिए पहली महिला जो स्पीकर थी भारत की वो कौन बनी थी? तो पहली महिला स्पीकर जो थी वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। कौन सी थी? महिला स्पीकर थी। और लोकसभा की अगर कार्यकाल की अगर बात करें तो कौन से कार्यकाल में बनी थी? तो ये 15वें कार्यकाल में, लोकसभा के 15वें कार्यकाल में क्या है, ये पहली महिला स्पीकर बनी थी। और समय की अगर बात करें तो वो 2009 में बनी थी। कब बनी थी? 2009 में बनी थी। और लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें कि किस क्षेत्र में बनी थी, तो बिहार राज्य के क्षेत्र में बनी थी। बिहार राज्य के सासाराम लोकसभा क्षेत्र में यह नियुक्त हुई थी, प्रतिनिधित्व किया था। सासाराम लोकसभा क्षेत्र में क्या है, इन्होंने प्रतिनिधित्व अपना किया था। और कब नियुक्त हुई थी? तो 2009 में हुई थी। कौन सा कार्यकाल था? तो वो लोकसभा का 15वां कार्यकाल था। और कौन थी? मीरा कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल संविधान यानी कि जब संविधान जब तैयार हुआ था, जब लागू हुआ था, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 जो क्या थे? अनुच्छेद थे। और कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो वो 22 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित किया गया था। और मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, यानी जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियां थी? अनुसूचियां कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय जो है वो 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो पूछा जाता है कि मूल संविधान था उस समय अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? 8 थी। कितने भागों में विभाजित हुआ? तो 25 भागों में विभाजित हुआ। और अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो वो 395। अब देखिए वर्तमान में अगर बात करें, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान में जो है वो 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470 अनुच्छेद है। और कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 25 भागों में क्या है? विभाजित किया गया है। और अनुसूचियां जो है उनकी संख्या जो क्या है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। काफी बार पूछा गया है दोनों क्वेश्चन कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितने अनुसूचियां थी। और यहां से यह पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे। भाग नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए भागों की संख्या, कितने भागों में विभाजित हुआ मूल संविधान? 22। और अब वर्तमान में 25 भागों में विभाजित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली रेल कब चली थी? कि भारत में प्रथम रेल जो है वो कब चली थी? तो पहली भारत में रेल जो है वो 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। स्थान भी पूछा जाता है तो मुंबई और थाने के बीच, मुंबई और थाने के बीच चली थी पहली जो भारतीय रेल जो थी। अब मेट्रो बात करें, मेट्रो की ये भी पूछा गया। तो पहली भारतीय मेट्रो जो है वो कब चली थी? तो पहली भारतीय मेट्रो जो है वो 1984 में चली थी। कब चली थी? 1984 में चली थी। और किस शहर में चली थी? तो वो कोलकाता में। पहली भारत की जो मेट्रो जो है वो किस शहर में चलाएगी? कोलकाता में चलाएगी थी। कब चलाएगी थी? तो वो 1984 में चलाएगी। देखिए 2-3 मुख्य घटना और याद रखिए 1984 की। एक तो ये होगी भारत की पहली मेट्रो चली थी। दूसरी जो है भोपाल त्रासदी जो गैस रिसाव जो घटना जो हुई थी वो भी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसके बाद जो राकेश शर्मा जो थे, भारत के पहले व्यक्ति जो थे जो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा, वो कब गए थे? राकेश शर्मा तो वो भी क्या है? 1984 में गए थे। कब गए थे? 1984 में गए थे। और अंतिम जो ये भी ध्यान रखें, इंदिरा गांधी जो थी उनकी हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या जो है वो भी क्या है? 1984 में हुई थी। मुख्यतः ये तो काफी बार पूछा गया भोपाल त्रासदी और राकेश शर्मा की कब, राकेश शर्मा जो है वो अंतरिक्ष में कब गए? 1984 में। भोपाल त्रासदी गैस का जो रिसाव जो हुआ था वो कब हुआ था? 1984 में। और भारत की पहली मेट्रो जो है वो कब चलाई गई थी? तो वो 1984 में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में चलाई गई थी। और पहली रेल जो है वो 1853 में चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई, महाराष्ट्र में चलाई गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? देखिए जापान देश की जो मुद्रा है वो क्या है, क्या कहलाती है? तो जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है? जापान देश की जो मुद्रा जो है वो कौन सी है? वो येन है। अब देखिए दिनार जो मुद्रा है, ऑप्शन पे अगर बात करें तो दिनार भी पूछा जाता है काफी बार। तो दिनार जो मुद्रा है वो कुवैत देश की है। कहां की है? कुवैत। दिनार जो मुद्रा है वो कहां की है? कुवैत है। और युआन जो है ये तो बहुत काफी बार पूछा गया है, तो ये चीन देश की है। किसकी? चीन देश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? युआन है। और पैसो भी ध्यान रखें, पैसो जो है पूछा तो नहीं गया, मैक्सिको, मैक्सिको देश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? पैसो है। मुद्रा में ज्यादा पूछा जाता है दिनार, यूनार और एक रुपये पूछा जाता है। तो रुपये जो है हम मानते हैं कि भारत देश की है, तो रुपये जो मुद्रा है वो भारत देश की है और भारत के साथ साथ पाकिस्तान देश की भी है। पाकिस्तान और नेपाल, नेपाल और श्रीलंका। देखिए इन चार देशों की जो मुद्रा है, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और भारत देश की जो मुद्रा है वो कौन सी है? रुपये है। काफी बार पूछा गया कि श्रीलंका देश की मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका देश की मुद्रा जो है वो क्या है? रुपये है। और पेसो जो मुद्रा जो है वो मैक्सिको की है। और येन जो मुद्रा है वो किसकी है? जापान की है। और युआन जो है वो चीन की है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है दिनार, दिनार जो है वो कुवैत देश की मुद्रा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोलंबियो का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो कोलंबियो का जो पठार जो है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां है? उत्तरी अमेरिका में, कोलंबिया नदी के पास यह स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पहली बैठक जो संविधान निर्माण की जो पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को जो क्या है? प्रथम बैठक हुई थी। क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई। बैठक से रिलेटेड देखिए एक पूछा जाता है दूसरी बैठक और एक अंतिम बैठक पूछा जाता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो प्रथम पूछा जाता है और फिर पूछा जाता है वो अंतिम भी पूछा जाता है। प्रथम या दूसरी जो बैठक है ये भी ध्यान रखें। दूसरी जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 11 दिसंबर। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को जो क्या है? दूसरी बैठक हुई थी। और अंतिम बैठक, एक अंतिम पूछा जाता है, तो अंतिम बैठक जो है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को क्या है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दूसरी बैठक भी पूछी जाती है, तो दूसरी जो है वो 2 दिन बाद हुई थी, 9 यानी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 1946 को हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, डांडिया रास किस प्रांत का लोक नृत्य? देखिए डांडिया जो नृत्य है, डांडिया जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का नृत्य है? तो गुजरात राज्य का नृत्य है। क्या है? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। और यह नवरात्रि के उत्सव के समय किया जाता है। कब किया जाता है? नवरात्रि के उत्सव के समय इसको किया जाता है और गुजरात राज्य का यह लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा का कहा जाता है। और इसके साथ साथ भारत का भी ध्यान रखें, भारत का भी पूछा जाता है। तो भारत का जो है वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गन्ना जो है वो सर्वाधिक जो होता है वो उत्तर प्रदेश राज्य में ही होता है। और विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो क्यूबा को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? हड़प्पा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का वो कहाँ स्थित है? वो रावी नदी के तट पर स्थित है। और सिंधु का भी ध्यान रखें, काफी बार पूछा गया है। तो सिंधु जो है, सिंधु नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो किस नदी के तट पर स्थित है? वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और सरस्वती नदी जो है इस पर सिंधु घाटी का कौन सा स्थल स्थित है? तो है बनावली। कौन सा स्थल है? बनावली। बनावली कहां स्थित है? हिसार हरियाणा में। कहां स्थित है? हिसार हरियाणा में स्थित है। और इसके किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का जो आइंस्टीन जो है वो किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को क्या है, भारत का क्या है, आइंस्टीन कहा जाता है। और इसके साथ ये भी ध्यान, एक पूछा जाता है शेक्सपियर, शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर जो है वो किसको कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है, सॉरी कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को। कालिदास को क्या है, भारत का जो है वो शेक्सपियर कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन जो है वो किसको कहा जाता है? वो नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, श्वेतांबर शब्द का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर शब्द जो है वो किस धर्म से है? तो उसका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। देखिए जैन धर्म की जो है वो दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? दो शाखाएं हैं। एक तो है श्वेतांबर और एक दिगंबर। दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। श्वेतांबर जो है वो सफेद वस्त्र धारण करती है। सफेद वस्त्र क्या है, धारण करती है। और दिगंबर जो शाखा है वो नग्न रहती है। क्या है? वो वस्त्र नहीं पहनती। दिगंबर जो शाखा है वो वस्त्र पर विश्वास नहीं करती, मोक्ष नहीं मानती। और ये जो है वस्त्र पहनती है कि वस्त्र पर मोक्ष मानती है, अपनी मुक्ति मानती है। और दोनों जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से रिलेटेड अगर अन्य क्वेश्चन की बात करें तो एक पूछा जाता है जैन धर्म का 23वां तीर्थकर, एक पूछा जाता है 24वां तीर्थकर, एक पूछा जाता है कि कुल कितने तीर्थकर थे, और एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा जाता है। तो 23 में जो तीर्थकर थे, 23 में वो पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे वो किस धर्म से संबंधित थे, ये भी पूछा गया है। तो उनका संबंध जो है वो जैन धर्म से थे। और जैन धर्म के कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थकर थे। और 24वें तीर्थकर जो थे वो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी, यानी अंतिम भी बोल सकते हैं, या 24 में तीर्थकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। अब पूछा जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर तो कहां स्थित है? जैन मंदिर जो है वो कहां स्थित है? काफी बार पूछा गया है। जब पीछे 15 जनवरी की परीक्षा थी उसमें भी पूछा गया था एक सेंटर में। नवंबर में जो परीक्षा लगी उसमें भी पूछा गया, तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू में, माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही राजस्थान में यह स्थित है और जैन धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसकी स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? तो उसकी स्थापना जो है 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1885 में हुई। इसके संस्थापक कौन थे? देखिए संस्थापक जो थे वो एओ हयूम, एयू हयूम जो थे वो कांग्रेस पार्टी की क्या थे? संस्थापक थे। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। अगर स्थान जो है बात करें तो वो मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में। कब हुई थी? 1885 में। संस्थापक कौन थे? किसने की थी? एयू हयूम ने इसकी क्या है? स्थापना की थी। अब बात करें प्रथम अध्यक्ष की। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, यानी प्रथम पुरुष कह सकते हैं। अब बात करें प्रथम महिला की। महिला कौन थी? तो पहली महिला जो थी, प्रथम महिला जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी? एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और स्थापना जो है वो कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी? एयू हयूम द्वारा इसकी क्या है? स्थापना की गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, वॉलीबॉल खेल स्थल को क्या कहा जाता है। देखिए वॉलीबॉल जो खेल है उसके प्रांगण यानी स्थल जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है वॉलीबॉल कोर्ट। क्या कहा जाता है, वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो कहा जाता है। अब बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं। एक कोर्ट में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी एक कोर्ट यानी एक टीम में जो है वो 6 खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। और यह भी ध्यान रखें वॉलीबॉल जो है वो राष्ट्रीय खेल जो है वो किस देश का है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वो वॉलीबॉल है। और एक पूछा जाता है मुख्यतः ये ध्यान रखें, जन्मदाता, वॉलीबॉल खेल का जो जन्मदाता जो है वो किस देश को माना जाता है, तो वह है अमेरिका को। अमेरिका को क्या है, वॉलीबॉल खेल का क्या है, जन्मदाता माना जाता है। और श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल जो है वो कौन सा है, वॉलीबॉल। और वॉलीबॉल खेल यानी प्रांगण जो मैदान जो है उसको क्या कहा जाता है, वो वॉलीबॉल कोर्ट कहा जाता है। और एक टीम में 6 खिलाड़ियों की क्या है, संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी थी, कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल सौरमंडल से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ग्रहों से रिलेटेड पूछा जाता है, तो बड़ा ग्रह पूछा जाता है या छोटा ग्रह पूछा जाता है या उनके उपग्रह पूछा जाता है या ये पूछा जाता है कि बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कितने हैं, 2 उपग्रह हैं। देखिए पहला जो है वो डिमोस, डिमोस और फीबोस, डिमोस और फीबोस जो क्या है मंगल ग्रह के उपग्रह है। अब बात करें सर्वाधिक, तो सर्वाधिक जो है वो बृहस्पति ग्रह के क्या है, उपग्रह हैं। बिना उपग्रह वाले, जिसका अपना एक भी उपग्रह नहीं है, तो वो कौन कौन से ग्रह हैं, वो है बुध और शुक्र, एकमात्र ऐसा ग्रह हैं जिनका क्या है एक भी अपना क्या है उपग्रह नहीं है। और सर्वाधिक उपग्रह जो है वो किसके हैं, बृहस्पति ग्रह के हैं। क्लियर है। अब बात करें छोटा, तो छोटा ग्रह जो है वो बुध ग्रह है और बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, बृहस्पति ग्रह। एक पूछा था सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित ग्रह, तो सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो कौन सा है, वरुण ग्रह। कौन सा है, वरुण ग्रह। तो इसको हम बोल सकते हैं ये सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है, वरुण ग्रह। और सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। और सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहाँ हुई थी। देखिए पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी जो है भारत की, वो पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है वो किस राज्य में जिसकी स्थापना हुई, तो वो केरल राज्य में स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, केरल राज्य में इसकी क्या है, स्थापना हुई थी। और बात करें कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है वो 2020 में हुई थी। कब हुई थी, 2020 में क्या है, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय यानी पहली यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी जो थी वो केरल राज्य के 2020 में स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई किस वर्ष लागू होती है। आरटीआई जो है वो किस वर्ष लागू की गई। हमें जो है आम नागरिक को जो है वो किसी भी विभाग की सूचना जो है, सूचना का अधिकार है। आरटीआई के तहत क्या है, वो सूचना को क्या है प्राप्त कर सकता है। किसी विभाग की भी सूचना या जानकारी क्या है प्राप्त कर सकता है, ले सकता है। तो उसका जो अधिकार जो दिया गया भारत में, तो वो 2005 में दिया गया। कब दिया गया, 2005 में दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य के बाद कौन सा वंश आया। देखिए मौर्य काल जो था उसके बाद का जो वंश था वो सुग वंश था। कौन सा था, सुग वंश था। 185 ईसा पूर्व के समय आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है, यानी सर्वाधिक सीमा जो लगती है भारत का वो कौन से राज्य की लगती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की लगती है। कौन से राज्य की लगती है, उत्तर प्रदेश की राज्य की लगती है। और कितने राज्यों के साथ लगती है, तो वो 9 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है, 9 राज्यों के साथ लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, आज का अंतिम क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। देखिए लोकटक झील जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है, लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत की क्या है, सबसे मीठे पानी की झील है। और तैरता हुआ जो अभ्यारण्य जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो लोकटक झील पे ही पाया जाता है। और ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर राज्य में यह स्थित है।
तो कैसी लगी आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। परीक्षा का जो समय जो है वो काफ़ी नज़दीक है, अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें अपना समय जो है, क्योंकि पहले जो था पेपर से अब लागू किया गया है पेपर, उससे पहले फिजिकल होता था, उसके बाद क्या है पेपर होता था यानी रिटन होता था। तो वो क्या है प्रक्रिया जो है वो हम उसके अकॉर्डिंग चलते थे, तो हमारी एक आदत जो हैबिट जो है वो एक तरफ हो गई थी ग्राउंड की तरफ। तो अब जो पेपर है जो है पहले पढ़ाई जो है वो थोड़ा हार्ड सी लग रही, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय बचा हुआ है। मेरिट भी जो है इतनी नहीं जाएगी जितनी बताई जा रही है, क्योंकि संख्या जो है फिजिकल भी है इसके बाद और मेडिकल भी है, तो काफ़ी समय मिलेगा और बच्चों को भी क्या है काफ़ी पास किया जाएगा। वैकेंसी भी बता रहे हैं काफ़ी है, तो अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं अगले सेक्शन के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।